देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following terms describes a novel of fashionable high life in 19th century English literature? अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है डिटेल में तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगेगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर फोक. सिल्वर फोक का पॉपुलर नाम ये भी है फैशनेबल नॉवेल्स. ये वन ऑफ द पॉपुलर जॉनरा है. जो वर्ड है सिल्वर फोक, ये वर्ड कॉइन किया गया है बाय विलियम हैजलिट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट जर्मन ड्रामेटिस्ट और पोएट से पूछा गया है. What term did Bertolt Brecht use for his mode of drama writing to distinguish it from traditional theatre? 4 ऑप्शंस दिए गए थे. नंबर फर्स्ट एपिक थिएटर, सेकंड किचन सिंक थिएटर, थर्ड म्यूजिकल थिएटर, फोर्थ प्रोलेटेरियन थिएटर. एंड इसका करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, एपिक थिएटर. अब एपिक थिएटर ये जो थिएटर था वो रिजेक्ट करता था जितने भी एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल्स है उसको. है नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब spurious words which are result of inadvertent errors made by copies, printers and editors. अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो. इनएडवर्टेंट एरर्स मतलब एक्सीडेंटल एरर्स या अनइंटेंशनल एरर्स. तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घोस्ट वर्ड्स. ये जो वर्ड है वो कॉइन किया गया है बाय वॉल्टर विलियम स्किट. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है फ्रॉम द सेक्शन लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस. यूसेज इन यू हैव हिस्ड द मिस्ट्री लेक्चर्स एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. 4 ऑप्शंस दिए गए थे. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. इसका करेक्ट आंसर है स्पूनरिज्म. स्पूनरिज्म अगर आपको नहीं पता तो ये एक टाइप का स्पीच एरर है. लेट अस से सपोज़ कि मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ और गाए मैं 2 इनिशियल कॉन्सोनेंट्स को चेंज कर दूँ तो उसे हम कहेंगे स्पूनरिज्म. जैसे कि अगर मुझे बोलना था पॉपुलर टॉपिक, उसके बदले मैं बोल दूँ टॉपुलर पॉपिक. या फिर मुझे बोलना था फ्लावर्स एंड प्लांट्स, उसके बदले मैं बोल दूँ फ्लावर्स एंड प्लांट्स. तो ये होता है स्पूनरिज्म. तो ये जो सेंटेंस दिया गया है तो आप समझ पाओगे इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये है यू हैव मिस्ड द हिस्ट्री लेक्चर्स. आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय सिंगल वर्ड्स इज. 4 ऑप्शंस को देख लेते हैं. फर्स्ट है लेक्सीम, सेकंड मॉर्फीम, थर्ड फोनीम, फोर्थ सिमीम. करेक्ट आंसर है इसका लेक्सीम. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रिफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल. अब इसका करेक्ट आंसर है बुक 11. मैंने कई दफ़ा स्टूडेंट्स को बताया है कि पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हर एक यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट को ये डिटेल में पढ़ना चाहिए ये वर्क. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के बारे में. अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोएट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री. फर्स्ट है इमेजिस्ट पोएट्स, सेकेंड द कवेलियर पोएट्स, फिर द मोमेंट और फोर्थ द लेक पोएट्स. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि ये चारों को आप सेग्रीगेट करें कि ये कौन से एज से बिलोंग करते हैं. अगर आप देखोगे तो इमेजिस्ट पोएट्स बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से, फिर कवेलियर पोएट्स बिलोंग करते हैं रेनेसां पे, और मोमेंट पोएट्स अपीयर हुए थे ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज, और फिर द लेक पोएट्स अपीयर हुए थे इन रोमांटिक एज. तो अगर इसका सही सीक्वेंस होगा तो इस तरीके से होगा. फर्स्ट रेनेसां एज से कवेलियर पोएट्स,
फिर रोमांटिक एज से लेक पोएट्स, विक्टोरियन एज से इमेजिस्ट पोएट और पोस्ट मॉडर्न एज से मूवमेंट पोएट्स। तो ये है इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है, BDAC। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द MLA स्टाइल शीट, अ कंपाइलेशन ऑफ स्कॉलरली कन्वेंशंस एंड डायरेक्टिव्स, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है, आई थिंक इन ईयर 2014 या 16 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। इट इज़ 1951। और जो MLA स्टाइल है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1951 बाय मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग says that ideology is representation of the imaginary relationship of individual to their real condition of existence? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। नंबर फर्स्ट फ्रेडरिक जेम्सन, सेकंड हर्बर्ट मार्क्यूस, थर्ड लुइस अल्थुजर, फोर्थ टेरी ईगल्टन। इसका करेक्ट आंसर है लुइस अल्थुजर। रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाई फॉर द लेबल कल्चरल इंटरमीडिएरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कमर्शियल फिल्म। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पर इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये वर्ड कल्चर इंटरमीडिएरी किसने कॉइन किया था। चलिए, अगर आपको नहीं पता कि कल्चर इंटरमीडिएरी वर्ड किसने कॉइन किया था, तो वो था पियर बोर्डुआ। ऑप्शंस: द फिल्म मैगजीन कॉलमनिस्ट, सेकेंड डायरेक्टर, फैन क्लब्स, फिर प्रोड्यूसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फिल्म मैगजीन कॉलमिस्ट और फैन क्लब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है A and C ओनली। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ दिस आर ट्रू ऑफ रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी। 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, ठीक है। इट ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। अब ओवरलुक्स मतलब इग्नोर कर देता है हाई कल्चर के टॉपिक को, जो कि गलत है। इट डिफाइंस कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये भी। और इट इक्वेट्स कल्चर विद साइंस, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A and C ओनली। इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, इट डिफाइंस कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन इंडिया। ऑप्शंस है। नंबर 1, इंडिया इज काउंटेड अमंग द लार्जेस्ट स्पीकिंग कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, एकदम करेक्ट। बी, नो ग्रुप, कम्युनिटी और पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस क्लेम इंग्लिश एज इट्स मदर टंग, गलत। बिकॉज काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है और पॉपुलेशन है जो क्लेम करती है इंग्लिश एज मदर टंग, ठीक है, तो ये गलत है। सी, मोर देन 50% ऑफ इंडियंस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज दिया है। आप जानकर सरप्राइज होंगे कि ओनली 2% है जो इंडियन स्पीक कर सकते हैं इंग्लिश फ्लुएंटली। डी, इंग्लिश इज़ कंट्रीज प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, एकदम सही है। और जो लास्ट ऑप्शन है, विथ द ग्रोइंग स्टैचर ऑफ हिंदी एज लिंगुआ फ्रैंका, इट हैज़ सप्लीमेंटेड इंग्लिश एज द लिंक लैंग्वेज बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, A and D only. India is counted among the largest English speaking communities in the world. English is the country's principal language of commerce. नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से पूछा गया है। मैच द कॉलम है। फर्स्ट वर्क है इंग्लिश ऑगस्ट, जो कि नावल लिखी गई है बाय उपमन्यु चैटर्जी। फिर इन कस्टडी नावल है बाय अनीता देसाई। फिर सच अ लॉन्ग जर्नी नावल लिखी गई है बाय रोहिंटन मिस्त्री। और फिर लास्ट फनी बॉय, जिसका करेक्ट आंसर है नावल बाय श्याम सिल्वादुराई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ
कंस्टेलर रोमन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी नहीं है। डेविड कॉपरफील्ड डेफिनेटली एक कंस्टेलर रोमन है। अच्छा, कंस्टेलर रोमन का मतलब बिल्डंग्स रोमन की बात कर रहे हैं ये। टॉम जोन्स भी नहीं है। अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन डेफिनेटली एक कंस्टेलर रोमन है। सो यस, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 बी एंड डी ओनली। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। डेविड कॉपरफील्ड एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट सेक्शन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज चार्ल्स बॉडुआ फ्लावर्स ऑफ ईविल जनरली एसोसिएटेड। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट न्यू क्लासिक नहीं है। सिम्बॉलिस्ट करेक्ट आंसर है। मॉडर्निस्ट भी करेक्ट है। पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आता है ऑप्शन बी एंड सी ओनली, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैच द कॉलम बाय अमेरिकन पोएट्स। नंबर फर्स्ट है द रोड नॉट टेकन वेरी इजी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, करेक्ट आंसर है इसका पैब्लो नेरूडा। फिर आई योर अमेरिका सिंगिंग, इसका करेक्ट आंसर है वॉल्ट विटमन। फिर आई टू सिंग अमेरिका इज़ बाय लैंगस्टन ह्यूग्स। अगर आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड दे सोशल लैंग्वेज इज़ एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट है। अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नो। थर्ड, अ सिस्टम ऑफ साइंस, करेक्ट है। डी, अ सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन, रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी ओनली, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अरेंज द फॉलोइंग देयर इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंबर फर्स्ट, इंग्लिश रिप्लेसेस पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी। ये हुआ था इन ईयर 1835। नेक्स्ट, अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट इन इंडिया। अब चार्ल्स ग्रांट बॉर्न हुए थे इन स्कॉटलैंड और वो इंडिया फर्स्ट टाइम आए थे इन ईयर 1767। यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश्ड इन कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये हुआ है इन ईयर 1857। लास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकटा, ये हुआ है इन ईयर 1696। तो इसका अगर सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस देखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि फर्स्ट है डी, फिर बी, फिर ए और फिर सी। Again, there was question asked based on chronology. Arrange the following journals in the chronological order of publication. Number first, Longman's Magazine. First, it was issued in year 1882. Second, Cornhill Magazine. इसके मेन फाउंडर है जॉर्ज मोरे स्मिथ। विक्टोरियन एज की काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है जो फर्स्ट पब्लिश हुई है इन ईयर 1860। देन ब्लैकवुड्स मैगज़ीन जिसके फाउंडर विलियम ब्लैकवुड है, ये फर्स्ट इशू हुई है इन ईयर 1817। देन रिचर्ड बेंटली की मैगज़ीन बेंटलीज मैगज़ीन, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1836। तो इसका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सी, डी, बी, ए। इसका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नंबर फर्स्ट ब्लैकवुड्स मैगज़ीन, देन बेंटलीज मैगज़ीन, फिर कॉर्नहिल मैगज़ीन और लास्ट लॉन्गमैन्स मैगज़ीन। डिस्कस करते हैं मैच द कॉलम। बहुत बार ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो अभी तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। होमी बाबा करेक्ट आंसर है इसका। द लोकेशन ऑफ कल्चर, T.S. Eliot notes towards the definition, Roland Barthes image music test और लास्ट जॉन फिस्के रीडिंग दी पॉपुलर। अच्छा, मैंने बुक्स एंड ऑथर्स पे पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है।
ये क्वेश्चन जितने भी है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट पूछा गया है, किसने लिखा है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, वेरी इजी, फ्रांसिस बेकन। देन वी हैव पास्ट एंड प्रेजेंट रिटन बाय थॉमस कार्लाइल. Then we have English traits written by Ralph Waldo Emerson, and then we have illness as metaphor written by Susan Sontag. Next match the column is from Metaphysical Poets. Very easy. Anniversaries is written by John Donne. Then we have The Temper written by famous George Herbert. The Rehearsal Transposed written by Andrew Marvell. And then we have Pindaric Odes written by Abraham Cowley. अगेन वर्क्स और ऑथर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी जिसका नाम है स्ट्रैफोर्ड. देन एस.टी. कोलरिज ने भी अ ट्रेजेडी लिखी है इन 5X जिसका नाम है रिमोर्स. देन वी हैव A.W. पेनेरो जिन्होंने लिखी है दी सेकेंड मिसेस टैंक्वेरी. देन वी हैव अल्फ्रेड टेनिसन जिन्होंने लिखा है एक ड्रामा, नाम है क्वीन मैरी. फिर विलियम वर्ड्सवर्थ लास्ट जिन्होंने अगेन एक ट्रेजेडी पोएम लिखी है दी बॉर्डरर्स. है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है फ्रॉम कल्चरल स्टडीज, विच ऑफ दिस जनरली टेकन टू बी ट्रू ऑफ कल्चरल स्टडीज. 4 ऑप्शंस दिए गए थे. ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ पॉलिटिकली एंगेज. सेकेंड, इट प्रिविलेजेस टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट. C, it has symbiotic relationship with formalism. It studies the mean of production of a text. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट इज़ पॉलिटिकली एंगेज्ड एंड इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट. सो आंसर A and D ओनली, मतलब ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. चलिए नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है. चूज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. तो अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश हुई है इन ईयर 1997. किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज पब्लिश हुई है इन ईयर 2006. शशि देशपांडे दैट लॉन्ग साइलेंस पब्लिश हुई है इन ईयर 1988. एंड देन वी हैव झुम्पा लहरी द नेम सेक, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 2003. सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नंबर फर्स्ट शशि देशपांडे दैट लॉन्ग साइलेंस, फिर अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, फिर झुम्पा लहरी द नेम सेक 2003. And then we have Kiran Desai, The Inheritance of Laws 2006. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 CADB. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है. 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1, और रिसर्च बीइंग ओरिजिनल एंड अनइंस्पायर्ड, इट इज़ रेयर फॉर रिसर्चर टू बिगिन अ प्रोजेक्ट बाय डिराइविंग आइडियाज फ्रॉम प्रेडेसेसर्स. स्टेटमेंट 2, studying and documenting past work on research topics stifles the continual expansion of human knowledge. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1, अ पिजन इज फॉर्म बाय 2 mutually unintelligible speech communities trying to communicate using the most obvious features of each other's language. Statement 2, notwithstanding the number of years a pidgin is spoken, it can never become the mother tongue of community. अब इसमें करेक्ट आंसर ये है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, पर जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है.
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्विजिशन के बारे में है। अरेंज इन द राइट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल 6 मेन स्टेजेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। फर्स्ट है फोनीम परसेप्शन, सेकंड है कूइंग, थर्ड है बैबलिंग, फोर्थ है होलोफ्रेस्टिक स्टेज या तो उसे कह सकते हैं फर्स्ट वर्ड स्टेज, फिर फिफ्थ है प्रोटो सेंटेंसेस और सिक्स्थ है टेलीग्राफिक स्पीच। तो अभी अगर आपको ये बात पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, जहाँ पर कूलिंग फर्स्ट है, सेकंड में है बैबलिंग, थर्ड में है होलोफ्रास्टिक स्टेज और लास्ट है टेलीग्राफिक स्पीच। क्वेश्चन रीड करते हैं। अरेंज द क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ देयर ईयर्स ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। नंबर फर्स्ट, एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1590। नेक्स्ट है कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1798। थर्ड है पेब्लो नेरूडास कैंटो जनरल, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1950। और लास्ट है चार्ल्स बॉडुआ द फ्लावर्स ऑफ ईविल, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1857। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है A, B, D, C, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पे बेस्ड है। अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स बाय W.B. Yeats इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। A, द वाइल्ड स्वेंस एट कूल, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1917। देन सेकेंड, द सेकेंड कमिंग इन ईयर, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1920। नेक्स्ट है अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1989। एंड देन वी हैव एडम्स कर्स, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1903। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है वो है DABC, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द लिंग्विस्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट इज एसोसिएटेड विथ स्पीच एक्ट्स। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है J.L. ऑस्टिन एंड जॉन सर्ले। अब J.L. ऑस्टिन, इन्होंने एक वर्क लिखा था हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स। इसमें ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसको फर्दर डेवलप किया गया है बाय अमेरिकन फिलोसोफर जॉन सर्ली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने नियो एरिस्टोटेलियंस को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। Assertion: the implied reader shifts attention from the real reading individual to disembodied dimension of reception intricately interwoven into text। तो ये करेक्ट है, ठीक है। Reason: the dear reader invoked in the realist novels is a fictional representation of the distant reader। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें करेक्ट आंसर ये है कि असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। तो अगर आपने वेन सी बूथ की बुक द रिटोरिक ऑफ फिक्शन पढ़ी है तो उस पता होना चाहिए आपको कि उन्होंने 2 टर्मिनोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस की थी ये बुक में। फर्स्ट था इम्प्लाइड रीडर और सेकंड था इम्प्लाइड ऑथर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज उर्वशी बोटालियाज द अदर साइड ऑफ साइलेंस प्राइमरली सीक टू डू। A, to understand the partition as something more than a political divide. B, to foreground a personal history of the partition. C, to foreground as an event more tragic than that of Holocaust. Number D, to find and unite families separated at the partition। तो इसका करेक्ट आंसर है A and B ओनली, ऑप्शन 1।
अब उर्वशी बोटालिया एक फेमस इंडियन फेमिनिस्ट राइटर है जिन्होंने ये वर्क लिखा है द अदर साइड ऑफ साइलेंस और पब्लिश हुई थी ये 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ डज टी.एस. एलियट सम अप द पिक्यूलर क्वालिटी ऑफ मार्वल्स होरेशियन ओड। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कौन से होरेशियन ओड की बात कर रहे हैं, तो एंड्रयू मार्वल ने एक वर्क लिखा है एन होरेशियन ओड ऑन क्रॉम्वेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज डिफरेंट इन डिग्री बट द सेम इन प्रिंसिपल। नंबर टू अ टफ रीजनेबलनेस beneath a slight lyric grace. Number three heterogeneity of materials compiled into unity. Number four telescoping of images and multiplied association. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू अ टफ रीजनेबलनेस beneath a slight lyric grace. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस थीम्स बेस्ट सम्स अप द प्री-ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ विजय तेंदुलकर्स प्ले। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। नंबर फर्स्ट डायनेमिक्स ऑफ मीडिया, नंबर सेकेंड मोटिवेशंस ऑफ क्राइम, नंबर थर्ड वर्किंग्स ऑफ लव ट्रायंगल एंड नंबर फोर्थ वर्किंग्स ऑफ पावर। इसका करेक्ट आंसर है वर्किंग्स ऑफ पावर। विजय तेंदुलकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले राइट है जिनको डिटेल में पढ़ना चाहिए। इनकी प्लेस में 2 इम्पॉर्टेंट थीम्स तो होती ही है। नंबर फर्स्ट वर्किंग्स ऑफ पावर और सेकंड होती है थीम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है और कई दफ़ा पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर। करेक्ट आंसर है होमोफोन्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो लेट्स से एग्जांपल हेयर। तो अभी ये दोनों वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन सेम है पर डिफरेंट मीनिंग्स है दोनों के। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम लाइब्रेरी और उसके लोकेशन। सो फर्स्ट है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि लोकेटेड है इन चेन्नई। सेकंड है ध्यान लोका जो कि सिचुएटेड है इन मैसूर। और थर्ड है भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो सिचुएटेड है इन पुणे महाराष्ट्र। एंड देन वी हैव एशियाटिक सोसाइटी जो सिचुएटेड है इन कोलकाता। तो याद रखना कि एशियाटिक सोसाइटी एक मुंबई में भी है। नेक्स्ट एक काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दिस अपीयर्ड इन लिटरेरी थ्योरी। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, फैलोगोसेंट्रिसिज्म, लोकेशनरी एक्ट, इंटरपोलेशन और डी इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। नंबर फर्स्ट है लोकेशनरी एक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय J.L. ऑस्टिन जिन्होंने स्पीच एक्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है। सेकंड है इंटरपोलेशन जिससे एसोसिएटेड है लुइस अल्थुजर। थर्ड है फैलोगोसेंट्रिसिज्म, ये वर्ड से एसोसिएटेड है जैक्स डेरिडा। और नेक्स्ट इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्टैनली फिश ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 BCAD। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड इन इंडियन लिटरेचर। 4 ऑप्शंस दिए गए थे तो इसका जो करेक्ट आंसर है काफ़ी ज़्यादा इजी है। नंबर फर्स्ट है शकुनी महाभारत से, फिर गोबर फ्रॉम गाउदन, देन वी हैव रस्टी द रूम ऑन द रूफ, फिर प्रणेशाचार्य की संस्कारा। तो ये है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेट्स फ्रांस फैनॉन्स पॉलिटिकल पोजीशन। नंबर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉलोनियलिज्म विल डाई ऑन नेचुरल डेथ्स एंड एनी
violent struggle against it. Number 2, peasants and social outcasts have little revolutionary potential in Africa. Number 3, social oppression in the third world is a matter more of race than of class. And number 4, the African bourgeoisie can never succeed in the task of nation building. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, the African bourgeoisie can never succeed in the task of nation building. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ओवियर अनुमा and Talpan Lo Leong and Nyungi Wa Thiong'o object to in year 1968. 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको करेक्ट करना था कि एक सही पैर कौन सा है. तो ऑप्शन ए देखते हैं, द प्राइमेसी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स एंड कल्चर्स, एकदम करेक्ट. बी, द सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीका इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, रॉन्ग. C, the primacy of orature in the syllabus, wrong. Or D, the focus on the study of historic continuity of English literature. तो इसका करेक्ट पैर है ऑप्शन ए एंड डी. तो the primacy of English literatures and cultures, the focus on the study of historic continuity of English literature. Next question है, which two of the following essays form part of Mikhail Bakhtin's The Dialogic Imagination 4 essay? Option A, from the history of novelistic discourse. B, discourse in the novel. C, romance and novel. D, forms of time and the chronotype in the novel. अब मैं आपको बता दूं मिखाइल बाख्तिन की 4 इम्पॉर्टेंट एसेज का नाम क्या है. नंबर 1, एपिक एंड नॉवल. नंबर 2, फ्रॉम द प्री हिस्ट्री ऑफ नोवेलिस्टिक डिस्कोर्स. नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड द क्रोनोटाइप इन द नॉवल. नंबर 4, डिस्कोर्स इन द नॉवल. तो ये 4 इम्पॉर्टेंट एसेज के नाम हैं. अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया होगा तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन 4, बी एंड डी ओनली. डिस्कोर्स इन द नॉवल, फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड द क्रोनोटाइप इन द नॉवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन कॉमेडी स्ट्रक्चर्ड एज प्ले विद इन अ प्ले. नंबर 1 है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम. बी, लव लेबर लॉस्ट. C, the comedy of errors. D, the taming of the shrew. करेक्ट आंसर इसमें NTUGC नेट ने दिया है द टेमिंग ऑफ श्रू. आज के इस सेशन में इतना ही. उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो.